नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री कनेक्ट में। ये पीसीएस की तैयारी की क्लास है और हम अपने अगले पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर हम बात करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर की। तो इस लेक्चर में हम मौर्य साम्राज्य की कहानी को जानेंगे। मौर्य साम्राज्य कैसे बड़ा हुआ, किस प्रकार वहां पर अर्थव्यवस्था थी, समाज का ढांचा कैसा था और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक के काल तक बहुत बड़े पैमाने पर एक साम्राज्य का विस्तार होता है जो अफगानिस्तान से लेकर साउथ में तमिलनाडु के आसपास तक फैल गया। अशोक के शिलालेख क्या कहते हैं और कैसे धर्म की यहाँ पर, खास तौर पर बौद्ध धर्म की यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। तो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। तब तक आपके साथ जुड़ेंगे अंगद, जो आपको बताएंगे मौर्य साम्राज्य की पूरी कहानी, उनसे जुड़े सवाल, किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान नहीं रखना है। मैं बीच में आऊंगा आपसे फिर से मुलाकात करने। नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच मौर्य काल को लेकर आए हैं। इसके बारे में हम एक डिटेल अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक को पढ़ रखा है, जैसे कि हड़प्पा, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल। साथ ही साथ हमने पाषाण काल और ऐतिहासिक स्रोत को भी डिटेल से एक बार अध्ययन किया। और इसके पहले हमने एक रिवीजन क्लास भी रखा था आप लोग के लिए, ताकि आपने जो अभी तक पढ़ा उसे ठीक ढंग से रिवाइज कर सके। इस क्लास में हम मौर्य काल के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है सिविल सेवा की दृष्टिकोण से। आप पीसीएस का एग्जाम दे या फिर कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो आप देखते हैं कि मौर्य काल से निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो चाहे अशोक के अभिलेख से हो या फिर कुछ ऐसे साहित्यिक स्रोत इस काल में मिलते हैं जिसकी सहायता से मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था, समाज और धर्म के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अशोक एक ऐसा शासक है जो अपने शक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंचने के बाद युद्ध की नीति को त्याग कर अहिंसा का नीति अपना लेता है, जो कि पूरे विश्व के लिए एक अनोखी घटना मानी जाती है। चूंकि ऐसा आपको पूरे इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा कि जब कोई शासक अपने शासन की पराकाष्ठा को छू रहा हो और उस समय उन्होंने अपने राजनीतिक प्रसार और युद्ध की नीति को त्याग दिया हो। ये हमें एकमात्र अपवाद के रूप में हमें अशोक के रूप में मिलता है। तो इस कारण से अशोक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अशोक के बारे में निरंतर प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। वो चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर यूपी का अगर पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, तो इन सबों एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो हम इसके बारे में आते हैं और एक डिटेल अध्ययन करते हैं। मौर्य काल को जानने के लिए हमारे पास कुछ स्रोत उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हम पूरे मौर्य काल का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन ऐसे सोर्स हैं जिनकी सहायता से हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को जानते हैं, राजनीति को जानते हैं या फिर संस्कृति को जानते हैं। और इस क्रम में हम अध्ययन करेंगे वो सोर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कुछ इसमें पुरातत्व हमें मिलेंगे, दूसरी ओर हमें साहित्य मिलेंगे। उन साहित्य और पुरातत्वों की सहायता से समाज के बारे में क्या बोला गया है, राजनीतिक व्यवस्था में क्या बताया गया है, इसका हम डिटेल्स अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले साहित्यिक स्रोत और पुरातत्विक स्रोत वो हमें क्या उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हम मौर्य काल को जानते हैं। तो इस काल में आप देखेंगे कि हमें दो प्रकार के सोर्स मिल रहे हैं, एक अभिलेखीय और दूसरा कुछ पुस्तकें मिल रहे हैं जिनमें मौर्य काल के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। अगर हम अभिलेख के बारे में बात करें तो वो बहुत सारे अभिलेख हैं, जैसे कि अशोक से पहले कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपना अभिलेख खुदवाया था। फिर हम देखेंगे कि कुछ अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं जिनकी सहायता से हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उन्होंने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, समाज को एक दिशा निर्देश देने का काम किया था, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं जो अशोक के बाद के हों और इनसे भी हमें मौर्य काल के बारे में अच्छी खासी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो हम इन सबों को एक एक कर अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत आपको देखने को इस काल में मिलेंगे।
जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इन दोनों की सहायता से, जैसे कि हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से यहाँ करना चाहें तो इसमें पूरा जो फोकस किया गया है वो राजनीति पे किया गया है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक शासक का व्यवहार अपने राजनीतिक जीवन में या फिर शासकीय रूप में कैसा होना चाहिए इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि एक विदेश नीति कैसा होना चाहिए किसी शासक का, उसके बारे में भी अच्छा अध्ययन किया गया है। तो हम इसको एक एक करके डिटेल से अध्ययन करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम अन्य पुस्तकों की बात करें तो मेगास्थनीज की इंडिका, जिससे हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसे भी हम आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अशोक के पहले कौन कौन से अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं और उनसे क्या जानकारी मिलती है। अशोक से पहले हमें दो बहुत ही बड़े शिलालेख या फिर अभिलेख जो कहते हैं हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि महास्थान और सहगौरा। ये दोनों ऐसे अभिलेख हैं जिससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है कि जब अकाल की स्थिति हुई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय उन लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराने का प्रयास किया था। अगर हम बात करें सहगौरा अभिलेख तो ये हमारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वही महास्थान अभिलेख पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो ये हमें जानकारी मिली कि उस समय के शासक ने किस प्रकार कृतज्ञता को जाहिर करते हुए अकाल की स्थिति में सेवा का काम किया था। यदि हम अशोक के बाद के काल का अभिलेख का अध्ययन करें तो उसमें सर्वप्रमुख अभिलेख जो हमें प्राप्त होता है वो है गिरनार या फिर जूनागढ़ का अभिलेख। इससे आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार मौर्य शासकों ने कृषि या फिर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उन्होंने सिंचाई व्यवस्था का प्रावधान करवाया था। तो ये जानकारी हमें जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। अब आते हैं अशोककालीन अभिलेख से, अर्थात अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए थे या फिर अपने राज्यों में स्थापित किए थे उनसे हमें क्या जानकारी मिल पाती है। हमने अशोक को इसलिए लास्ट में रखा क्योंकि अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। कुछ ग्रंथों में या फिर कुछ साहित्यों में 40 से अधिक अभिलेखों की चर्चा की गई है, लेकिन हम सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन नहीं करेंगे। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है और जिससे परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अशोक के अभिलेख को हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं, बृहद शिलालेख, पृथक शिलालेख और लघु शिलालेख। इन अलग अलग शिलालेखों से हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है। इसमें आप देखेंगे कि बृहद जो शिलालेख हैं इसमें हमें 14 प्रकार की जानकारी मिलती है और वो 8 जगह से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से हमें बृहद शिलालेख प्राप्त होते हैं और उनमें अशोक ने क्या बताने का प्रयास किया। इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखे होंगे PYQ तो उसमें कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि कोई ऐसा वक्तव्य जो अशोक ने दिया है अपने शिलालेख में और वो पूछ लिया गया है इसका संबंध किसके अभिलेख से या फिर किसके शिलालेख से है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अशोक ने अपने प्रथम बृहद शिलालेख में बताया है कि पशु बलि हत्या पर रोक लगना चाहिए। दूसरी शिलालेख में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि मानव और पशु दोनों के लिए चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि इनकी जानकारी हमें किनके शिलालेख से प्राप्त हो रही है, तो आपको इन बातों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अन्य जो जानकारी या फिर आदेश जो हमें देखने को मिलती है बृहद शिलालेख से, उसे हम एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इन बृहद शिलालेखों से ही हमें जानकारी मिलती है कि वो 5वें अभिलेख के माध्यम से धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में चर्चा किया है। वही अन्य शिलालेखों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने बताया है कि प्रजा उनके लिए पुत्र के समान है। वही इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट शिलालेख हो जाता है वो अशोक का 13वां शिलालेख है। इसमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा किया है
और साथ ही साथ इससे अशोककालीन या फिर हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन राजनीतिक विस्तार की भी हमें जानकारी मिल जाती है। इस 13वें शिलालेख में बताया गया है कि उत्तर पश्चिम में इनका पड़ोसी राज्य सीरिया और मिस्र था। दूसरी तरफ दक्षिण में इसका जो पड़ोसी राज्य है इसके रूप में इन्होंने चेल, चोल और पांड्य जैसे राज्यों का उल्लेख किया है। साथ ही साथ कहीं कहीं पे श्रीलंका राज्य का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें इन्होंने श्रीलंका को अपना पड़ोसी बताया है। तो ये बात थी अशोक के बृहद शिलालेख की, जिससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। एक बार हम देख लेते हैं ये शिलालेख कौन कौन थे और ये कहाँ से प्राप्त होते थे। हम सभी का अध्ययन नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको बृहद शिलालेख मिलेगा उसमें आप नाम सुने होंगे कलसी, जो कि उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। दूसरा मानसेहरा और शाहवाजगढ़ी, जो हमें पाकिस्तान वाले क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। तीसरा गिरनार, जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ है। अगला जो हमारा है सोपारा, जो कि महाराष्ट्र से प्राप्त हो रहा है। और येरागोडी, जो कि आंध्र वाले क्षेत्र से, आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है धौली और जौगढ़ शिलालेख, जिसे हम कलिंग अभिलेख भी कहते हैं, ये हमें उड़ीसा वाले क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। इस शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि मौर्य का प्रसार कहाँ तक था और इनका राजनीतिक विस्तार किस क्षेत्र तक फैला हुआ था। इसका दूसरा विभाजन हमने जो किया था वो पृथक शिलालेख के रूप में किया था। इसमें आप देखेंगे कि अशोक ने प्रयास किया था कि आदेश नंबर 11, 12 और 13 जिसका संबंध कलिंग युद्ध से था, तो इस जानकारी को इन्होंने छुपाने का प्रयास किया। कारण ये था कि उन्होंने सोचा कलिंग जैसे युद्ध में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और उनका आत्मा भी बहुत ही द्रवित हो उठा था, तो वो इस बात का श्रेय नहीं लेना चाहते थे। इसलिए देखेंगे कि पृथक शिलालेख में उड़ीसा वाले क्षेत्र से इन बातों का वर्णन नहीं मिलता है और इसके बदले उन्होंने खुदवाया था कि प्रजा हमारी संतान है। इसलिए उन्होंने इस पृथक शिलालेख के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया था कि जनता हमारे लिए संतान के समान है। अब आते हैं, हम देख लेते हैं इसके कुछ लघु शिलालेख वो कौन से थे और इनसे कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो भाब्रू शिलालेख मिलती है, जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र से मिलते हैं। और भी अगर हम बात करें तो सासाराम, कंधार इत्यादि क्षेत्रों से भी हमें जानकारी मिलती है। इससे आप मौर्यकालीन विस्तार का पता लगा सकते हैं। अगर आप गौर किए होंगे, हमने जितना भी अभी तक अशोक के शिलालेख के बारे में बताने का प्रयास किया, तो उसमें अशोक देखेंगे कि मुख्य रूप से अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि एक शासक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए और उनके लिए जनता क्या मायने रखती है। तो ये सब हमें जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। इन शिलालेखों का जब हम अध्ययन कर ही रहे हैं तो एक बार हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर अशोक का नाम किस शिलालेख में प्रॉपर रूप से हमें उत्खनित मिलता है। तो आप देखेंगे कि मस्की, गुर्जरा और उद्गोलन ऐसे अभिलेख हैं जिसमें सबसे पहली बार अशोक नाम का अभिलेख मिलता है। अन्य जो भी अभिलेख आपको इस समय प्राप्त हो रहे होंगे उसमें अशोक नाम अंकित नहीं मिलता है। उसमें कहीं कहीं देवानाम प्रिय ये सब शब्द देखने को मिलते हैं। तो इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि अशोक का संबंध देवानाम प्रिय जो रखा गया है इनसे ही है। और साथ ही साथ चूंकि अन्य एविडेंस इस काल के ही मिलते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अशोक को ही ये उपाधि दिया गया होगा। कुछ अन्य भी स्तंभ लेख हैं जिनका संबंध मौर्य काल से रखा जाता है। आगे जब आप पढ़ेंगे सल्तनत काल, तो आप पढ़ेंगे कि फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक जैसे जो शासक हुए, उन्होंने
कुछ जो अशोककालीन अभिलेख थे उसको दिल्ली ले जाने का कार्य किए थे। जैसे कि आप नाम सुने होंगे दिल्ली टोपरा या फिर दिल्ली मेरठ अभिलेख। तो इन बातों का चर्चा चूंकि हो जाता है आगे, तो हमने एक बार आपको बताने का प्रयास किया कि इसका भी संबंध मौर्यकालीन अभिलेख से ही था। बाद में सल्तनत काल के कुछ शासक जो कि टोपरा या फिर मेरठ वाले क्षेत्र में अभिलेख अवस्थित थे, उसको दिल्ली ले जाने का काम किया। इस काल में हमें साहित्यिक स्रोत के रूप में दो पुस्तकें मुख्य रूप से प्राप्त होती है, वो चाहे मेगास्थनीज की इंडिका हो या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब ये देख लेते हैं कि इन पुस्तकों से हमें क्या विशेष रूप से मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नाम से स्पष्ट है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था जैसी कोई विशेष चर्चा नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से वर्णन राजनीति के बारे में मिलता है और विदेश नीति के बारे में आपको ज़्यादा वर्णन मिलेगा। साथ ही साथ देखेंगे कि एक राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके लिए आर्थिक आधार कैसा होना चाहिए, शासन प्रशासन किस प्रकार का होना चाहिए, ये हमें जानकारी मिलती है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है, तो अर्थशास्त्र एक ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, तो इस पे आपको नहीं जाना है। भले ही पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र हो, लेकिन इसका जो संबंध है उसका राजनीति से है। अब देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो आप देखेंगे कि मेगास्थनीज की इंडिका से हमें कुछ छोटे मोटे जानकारी मिलती है। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में डिवाइड था। अन्य अगर जानकारी की बात करें तो इसमें बोला गया है कि भारत में चोरी नहीं होता है और यहाँ के लोग घर में ताला नहीं लगाया करते थे। अगर हम डिटेल से देखें तो इसमें बताया गया है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है, भारत में दास जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि उन्होंने इसे नज़दीक से नहीं देखा होगा तो ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हमें इन पुस्तकों से इन सबों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में दास जैसी व्यवस्था नहीं थी, या फिर ये पूछ दिया जाए कि अकाल नहीं पड़ता था भारत में, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मेगास्थनीज की इंडिका जो है इससे हमें इन बातों की जानकारी मिलती है। हमने अभी तक समझा कि मौर्यकालीन समाज, राज व्यवस्था या फिर राजनीति जो जिसे हम कहते हैं, उसे समझने के लिए हमारे पास 2 सोर्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा कुछ अभिलेख के बारे में और दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन पुस्तकों की सहायता से हमें इनके राजनीति की क्या जानकारी मिलती है, कौन कौन से ऐसे शासक हुए हैं, उनकी उपलब्धियां क्या रही है और हम मौर्य काल को आखिर पढ़ते क्यों हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे कि मौर्यकालीन राजनीति क्या था और हम देखेंगे कि इनकी क्या उपलब्धि रही है और इन्होंने अपने राजनीति में क्या योगदान दिया है। तो हम देखते हैं कि मौर्यकालीन राजनीति कैसी थी और इनके द्वारा क्या योगदान किया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं मौर्य काल या फिर मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हमने जब पिछले क्लास में पढ़ा तो उसमें देखा था कि जब घनानंद शासक था तो उसके काल में कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनको बहुत ही अपमानित किया गया था, जिस वजह से उन्होंने एक प्रण लिया था कि जब तक वो घनानंद का या फिर धनानंद का शासन समाप्त नहीं कर देंगे तब तक वो अपनी चोटी को नहीं बांधेंगे। इसी क्रम में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उनको शासक बनाने में अहम योगदान दिया। आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उसी समय कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देकर
राजनीतिक कुशलता हासिल करवाई और धीरे धीरे जब महापद्मनंद और घनानंद जैसे शासक कमज़ोर हुए तो इन्होंने नंदों पे विजय प्राप्त कर मौर्य वंश की स्थापना कराने में योगदान दिया। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो इन्होंने ही सर्वाधिक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हमने जितना भी आपको अभिलेख के माध्यम से प्रसार का बताया तो उसमें सर्वाधिक विस्तार अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय हुआ। अगर हम कलिंग युद्ध की बात छोड़ दें तो जितना भी उस समय का प्रसार था वो कमोबेश हमें चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में ही देखने को मिलता है, जिन्होंने अपने राज्य को इतने बड़े विशाल क्षेत्र में फैलाने का काम किया। तो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना तो की ही, साथ ही साथ इन्होंने अपने राज्य को अस्थायित्व देने का काम किया। चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोडोटस भी लिया जाता है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोडोटस कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक बिंदुसार आता है। उसकी हालांकि कोई खास उपलब्धि हमें देखने को नहीं मिलती है। बस इसके बारे में हमें ये बात याद रखना है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, ये इसके लिए मेन जानकारी हो जाती है। इसके बाद जो अगला शासक होता है वो अशोक होता है। अशोक का योगदान मौर्य काल में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, खास करके एक समाज कैसा होना चाहिए और राजनीतिक से अन्य लोगों को क्या सीख मिलना चाहिए, ये आप देखेंगे कि अशोक ने स्थापित करने का प्रयास किया है। यदि हम अशोक के शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहें तो शुरुआत में ये शैव धर्म को मानने वाले थे। अशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर शासक बने थे। इसकी जानकारी हमें बौद्ध साहित्य दिव्य वदान से मिलती है। अशोक को हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि इन्होंने, जैसा कि हमने पीछे भी बताया, कि अपने शासन के जब चरमोत्कर्ष पे थे तो इन्होंने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था। हमने आपको बताया कि इन्होंने जब अपने शासन के लगभग 8वें या फिर 9वें वर्ष, ऐसा माना जाता है कि 261 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने कलिंग का विजय किया था। उसमें लाखों लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। इनसे इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और इन्होंने अब युद्ध के नीति को त्याग कर, यानी जो भेरी घोष कहा जाता है युद्ध को, उसको त्याग कर ये धम्म की नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए अशोक अपने पूरे शासनकाल में महान शासक के रूप में जाना भी जाता है। और इन्होंने जो अपने शिलालेख या फिर जो अभिलेख कहते हैं जो खुदवाया है, इसमें विशेष रूप से ये लोगों को प्रसारित करने का काम करते हैं कि युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान होता है। लोगों को युद्ध की नीति को त्याग देना चाहिए, आपस में अहिंसा पूर्वक शांति से रहना चाहिए और भाईचारा का भाव होना चाहिए। आप देखेंगे कि अशोक ने हमेशा ये बात स्थापित करने का प्रयास किया है अपने अभिलेख के माध्यम से कि जनता को उन्होंने अपने पुत्र के समान बताया है। वो अपने अधिकारियों को ये बताने का भी प्रयास करते हैं कि वो कितने भी जरूरी काम में व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन प्रजा से रिलेटेड अगर काम आए तो उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। अशोक यहाँ तक कि अपने अधिकारियों को भी ये निर्देश देते हैं कि भले ही वो शयन कक्ष में ही क्यों ना हो, लेकिन प्रजा से रिलेटेड अगर कोई काम हो तो उनको वो सूचित करे। इनसे ये पता चलता है कि अशोक जनता के प्रति कितना कृतज्ञ का भाव रखते हैं और ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही अद्वितीय हो जाता है। हम महान इसलिए भी अशोक को कहते हैं कि इन्होंने न केवल विचार स्थापित किया, आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य ऐसे किए हैं जो लोगों की भलाई से जुड़े हुए थे। जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने बड़ी मात्रा में कुआं खुदवाया, रोड के किनारे या फिर जिसे आप सड़क कहते हैं उसके आसपास वृक्षों को लगवाया और बहुत ही लंबे सड़क मार्ग का निर्माण करने का प्रयास किया ताकि इसके रास्ते से व्यापार आसानी से हो सके। और इन्होंने सड़कों का भी निर्माण करवाया ताकि राज्यों का व्यापार अच्छे ढंग से चल सके
साथ ही साथ अर्थव्यवस्था प्रगति कर सके। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अशोक ने इन सब जो आचरणों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है, तो क्या कहीं वो एक नए धर्म की तो बात नहीं कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक सिर्फ अपने जीवन में ये लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि कैसा आचरण रखना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए और लोगों को किस प्रकार के कार्य करना चाहिए। आप देखेंगे कि अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में तो कुछ और धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वो सभी धर्म को समान रूप से मान्यता दे रहे हैं, चाहे कोई बौद्ध धर्म को मानने वाले हो या फिर जैन धर्म को मानने वाले हो या फिर ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हो। अशोक ने कभी भी इन लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया, भले ही वो व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखता हो। इनके बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव के बारे में हमें इस बात से भी मिलती है जानकारी कि वो अपने शासन के 20वें वर्ष जब लुम्बिनी की यात्रा पर गए तो उन्होंने वहाँ से कर को हटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ 14वें वर्ष आप देखेंगे अपने राज्याभिषेक के, तो धर्म महामात्र जैसे अधिकारी की नियुक्ति की बात करते हैं। वहीं राज्याभिषेक के 8वें वर्ष आप देखेंगे जब कलिंग का विजय हुआ था, तो उसी समय वैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाने की बात करते हैं, यानी युद्ध और लड़ाई को छोड़ के शांतिपूर्वक जीवन जीने की बात करने लगते हैं। तो ये इनके बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव को भी दिखाता है। अब हम देखते हैं कि इतने बड़े मौर्य काल के जो साम्राज्य थे उसे चलाने के लिए कुछ न कुछ तो प्रशासन जैसी व्यवस्था रही होगी। तो वो प्रशासन क्या था, कितने भागों में बटा हुआ था और हमें इसकी जानकारी किस से प्राप्त होती है। तो अगर हम प्रशासन की बात करें तो इसके जानने का मुख्य रूप से हमारे पास जो सोर्स उपलब्ध है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसमें कैसा प्रशासन होना चाहिए इसके बारे में एक डिटेल से बताया गया है, जैसे कि इसमें 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है और 27 अध्यक्षों के माध्यम से प्रशासन को चलाने के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं अगर हम बात करें कि प्रमुख अधिकारियों को या फिर अधिकारियों के जो सर्वोच्च होते थे उसको अमात्य कहा गया है। इसमें हमें कुछ विभागों का भी विवरण मिलता है जो जिससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम कुछ डिपार्टमेंट या फिर जो विभाग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। जैसे कि समाहर्ता जैसे अधिकारी का उल्लेख मिलता है जिसका संबंध था राज्य में कर को निर्धारण करने से। वही दूसरी तरफ हमें सन्निघाता जैसे एक पद मिलता है जिसका संबंध कोषाध्यक्ष से था, यानी जो राज्य में राजस्व आता था उसे एक जगह इकट्ठा करने का काम इनके द्वारा किया जाता था। वही अगर हम 27 अध्यक्षों की बात करें तो उसमें से कुछ प्रमुख अध्यक्ष मतलब कोई भी डिपार्टमेंट जिनके जो हेड होते थे उनसे है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है सीता अध्यक्ष, अर्थात जो राजकीय भूमि हुआ करती थी उसके अध्यक्ष जो होते थे उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। राजकीय जो भूमि हुआ करता था उसके अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मौर्य काल में आप देखेंगे कि राज्य अपने अधीन कृषि का कार्य करवाने लगे थे। संपूर्ण रूप से तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भाग था जहाँ पे राज्य खुद से भी कृषि को प्रोत्साहन दे रहे थे, जिसकी चर्चा हमें सीता अध्यक्ष के माध्यम से मिलती है। कुछ और अध्यक्षों की हम अगर बात करें तो अकड़ा अध्यक्ष जिसका संबंध खनन विभाग से था, वही लक्षणा अध्यक्ष जिसका संबंध धातु से निर्मित जो वस्तुएं होती थी उनसे था। इन सब के माध्यम से हमें ये बात की जानकारी मिलती है कि अलग अलग अध्यक्षों और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से राज्यों को चलाया जाता था। मौर्यकालीन प्रशासन मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड था। सबसे प्रमुख केंद्र जो होता था उसका प्रमुख राजा हुआ करता था, उसके नीचे प्रांत हुआ करता था जिसका प्रधान प्रांतपति कहलाता था।
फिर उसके अगर नीचे आएंगे तो आपको मंडल नामक अधिकारी का उल्लेख मिलेगा। उसके नीचे जिला होता था, जिला में कुछ अधिकारियों की चर्चा की गई है और इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारी की चर्चा हमें मिलती है। तो युक्त जो अधिकारी होते थे उनका संबंध लिपिक से था और रज्जुक जो अधिकारी होते थे उनका संबंध भू राजस्व प्रशासन से था, अर्थात जो राज्य में कृषि हुआ करते थे उससे टैक्स वसूलने का काम रज्जुक किया करते थे। वही प्रादेशिक जो अधिकारी थे उनका काम होता था सामान्य प्रशासन को देखना। अगर सबसे हम निचले स्तर की बात करें तो वो गांव होता था जिसका प्रमुख मुखिया कहलाता था। तो ये हमने अभी तक पढ़ा मौर्यकालीन समाज को या फिर राजनीति को जानने के लिए कौन कौन से सोर्स उपलब्ध हैं, और दूसरा हमने पढ़ा इस काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और प्रमुख शासक कौन कौन थे। साथ ही साथ इसमें हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर प्रशासन का आकार और प्रकार किस प्रकार का था। अब आते हैं और हम देख लेते हैं समाज किस प्रकार का था। तो अभी तक आपने देख लिया कि किस प्रकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और कैसे अशोक के टाइम पर कलिंग नाम का एक युद्ध होता है, काफी फेमस युद्ध है, आपको पता ही है। और इस युद्ध में किस तरह से अशोक ने जब वो इस युद्ध का दृश्य देखा तो उनको लगा कि अब मुझे हथियार त्याग देने चाहिए। और उसके बाद शुरू होती है कहानी धम्म की, कैसे प्रजा को रहना चाहिए, राजा के प्रजा के प्रति क्या काम है, ये सारी बातें आपको तरह तरह के अभिलेखों में मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी अशोक से जुड़े सभी अभिलेखों को पढ़ने में। वो अभिलेख कैसे आए और कैसे नहीं आए, अगर आप टॉपिक से अलग जेम्स प्रिंसेप की कहानी को जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे वो एक साधारण से व्यक्ति थे, फिर वो आते हैं इंडिया में वो एशियाटिक सोसाइटी कैसे ज्वाइन करते हैं और आगे चल के किस प्रकार वो काफ़ी मेहनत से अलग अलग जगहों के पत्थरों को इकट्ठा करके उन पर लिखाई को इकट्ठा करके दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है उन सभी को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि असल में ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा होगा। और उसके डिकोड होने के बाद पहली बार पता चलता है कि भारत में एक साम्राज्य कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। अब यहां पर एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो थोड़ा सा एग्जाम से अलग है लेकिन आपके काम आ सकती है, थ्योरी है एक तरह से मान लीजिए। जब भी कोई औपनिवेशिक देश किसी देश पर कब्जा करता है तो वो सबसे पहले इस चीज पर कब्जा करता है कि वो लोग अपने इतिहास को भुला दें। एग्जाम्पल के लिए जब अंग्रेज भारत में आए तो वो इस फीलिंग के साथ आए कि हम वाइट हैं, हम दुनिया के सबसे सभ्य व्यक्ति हैं और हमारी ही जिम्मेदारी है जितने भी अश्वेत लोग हैं, अब अश्वेत में इंडियंस भी आते हैं, अफ्रीकन्स भी आते हैं, साउथ अमेरिकन्स भी आते हैं, इन सबको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये इनकी थ्योरी होती थी किसी भी देश पर कब्जा करने की कि ये सब असभ्य हैं और ईसाइयत का काम है सभ्यता फैलाना, तो इस तरह से कब्जा करते थे। तो जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया तो 2 से 3 तरह की जो विचारधाराएं यहाँ पर आई, ठीक है। पहली थी यूटिलिटेरियन वो लोग थे जो ये चाहते थे कि भारत का जो साहित्य है, भारत की जो संस्कृति है, उसका जो इतिहास है, उसको कुछ इस तरह से पढ़ा जाए कि हमें समझ में आए कि ये लोग हैं कौन, ये कौन से लोग हैं जो इस प्रकार की सोच रखते हैं और कैसे इनकी सोच डेवलप होती है। फिर इसके बाद आते हैं मैकॉले की सोच वाले लोग जो ये कह रहे थे कि भारत इतना असभ्य है देश कि इसको सभ्य बनाने में भी हमें सालों साल लग जाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैकॉले ही थे जिन्होंने भारत में क्लर्क एजुकेशन को शुरू करने की बात कही थी। तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तब तक अशोक के साम्राज्य के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में किसी को ढंग से पता नहीं था। तो जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और उसको डिकोड किया और उसके माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक साम्राज्य का विस्तार पता चला, तब जाकर जो हमारे देश के राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उनके पास एक मजबूत टूल आया अंग्रेजों को यह बताने का कि हम पहले से सभ्य थे, ठीक है। तो
मैं यहाँ पर आपको ये बताने का पॉइंट ये है कि कभी भी इतिहास में जब कोई डिस्कवरी होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो डिस्कवरी छोटी हो सकती है लेकिन उससे कई बड़े बड़े चीज़ें जो हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े विवाद सुलझ सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने हड़प्पा वाले में भी आपको बताया था कि जब हड़प्पा की खोज हुई थी तो ये कहा गया कि ये तो नॉर्मल सी सभ्यता होगी, छोटी सी सभ्यता होगी, लेकिन जब उसके विस्तार का पता चला तो दुनिया के सामने आया कि नहीं, भारत बहुत पुरानी सभ्यता का गवाह रहा है। और इसी तरह से जब मौर्य काल आया, मौर्य काल के बारे में लोगों को पता चला, इतिहासकारों को पता चला, तब अंग्रेज़ों को बताया गया कि नहीं, आपका देश अभी भी बहुत छोटा है और मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य है। इस तरह से हमारे देश के बारे में चीज़ें पता चली। तो आगे आपको पता चलेगा अर्थव्यवस्था और इन सब के बारे में, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था। साथ ही ये भी जान लीजिए कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन लोगों को, क्योंकि पढ़ाई के दौर में जब आप तैयारी करते हैं तो इस तरह की बातें जो है वो नहीं बताई जाती, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। बाकी अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अब देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जब इतना बड़ा था तो आखिर इनके समाज की क्या स्थिति थी। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर समाज में उतना बड़ा कोई परिवर्तन इस काल में आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अगर बदलाव देखें तो आपको वैदिक काल में ही नज़र आ जाता है कि किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित होती जा रही है। बाद के आप जितने भी काल को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कमोवेश वैदिक कालीन समाज ही आगे आपको आधुनिक भारत तक वही देखने को मिलेगा, छोटे मोटे बदलाव के साथ। इस प्रकार हम देख लेते हैं कि मौर्यकालीन समाज किस प्रकार के था। तो यहाँ पर वैदिक काल की तरह ही समाज में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी। महिलाओं को शिक्षा से उसी प्रकार से वंचित कर दिया गया था। अब देखेंगे कि इस काल में बाल विवाह का आपको प्रचलन देखने को मिल जाएगा। वहीं कुछ जो अब इस समय जो प्रमाण मिलने लगता है, शूद्रों को भी कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा है। साथ ही साथ युद्ध के दौरान जो दास बना लिए जाते थे उनका प्रयोग अब वो खेती में करने लगे हैं। अर्थात कृषि कार्यों में अब आपको ज़्यादा प्रगति देखने को मिलेगी। कारण स्पष्ट है, स्वतंत्र रूप से कृषि तो लोग कर ही रहे थे, साथ ही साथ युद्ध के दौरान जो या तो बंदी बना लिए जाते थे या फिर दास बना लिया जाता था, तो उनको भी इन्होंने अब कृषि और राजकीय शिल्प उद्योगों में लगाने लगे थे ताकि इनका अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा हो सके और कर का आधार बड़ा हो सके। तो हमने यहाँ पर मौर्यकालीन समाज को देखा और हमने यहाँ पे एक और भी बात समझने का प्रयास किया कि समाज को किस प्रकार अर्थव्यवस्था गति दे रही है। तो इसी क्रम में हम पढ़ भी लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में वो मुख्य कौन ऐसे कारक थे जो इतने बड़े साम्राज्य को इतने लंबे अवधि तक कायम रखा। तो आप देख रहे हैं कि इस समय में राज्य भी कृषि कार्यों में दिलचस्पी लेने लगा है, जिसका प्रमाण हमें सीता अध्यक्ष के माध्यम से तो लगा ही। साथ ही साथ हमने एक बात और भी वर्णन किया कि शूद्रों और जो दास थे उनको भी कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा था। इससे कृषि की प्रगति हुई और कर का आधार बड़ा होता है। अगर कर का आधार बड़ा होता है तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अधिकारी और सेना बहुत अधिक मात्रा में रख सकते हैं ताकि बाहरी आक्रमण हो या फिर अपने राज्य को ज़्यादा विस्तार देना हो, व्यापार में भूमिका निभाना हो, तो इसके माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं। तो इस बातों को मौर्य काल के शासकों ने समझा और इसे बनाए रखा। इस काल में हमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि मिलती है, इन्होंने व्यापार को बहुत सहायता दी और इसका मेन रीजन था जो अशोक के द्वारा बड़े बड़े सड़क बनाए गए थे जिनके माध्यम से व्यापार बहुत प्रगति कर रही थी। कुछ अगर हम उदाहरणों को देखें तो आप उत्तरापथ या फिर दक्षिणा पक्ष जैसे लंबे सड़क का नाम सुने होंगे, जिनके माध्यम से ये लोग व्यापार करते थे। और यही नहीं बल्कि इनका व्यापार उत्तर पश्चिम में आपको यूनान तक देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने आपको अभिलेख के माध्यम से ये बताया था कि मिस्र और सीरिया जैसे देशों को इन्होंने अपना पड़ोसी भी बताया है। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इनका संबंध मिस्र और सीरिया से भी था और वहाँ तक इनका व्यापार
अच्छे ढंग से चलता रहा होगा, जिस कारण से अर्थव्यवस्था को गति मिल रही होगी और इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में अपने अधिकारियों को नियुक्त किया होगा। आप देखेंगे इसी कारण से कुछ इतिहासकार मौर्य काल को इस प्रकार से देखते हैं कि जब इतना सैनिक शासन है और अधिकारियों की संख्या इतना अधिक है तो हो सकता है कहीं केंद्रीयकरण रहा होगा शासन में। तो इस बात को लेकर भी डिबेट होता है। इसमें अगर यदि आप इतिहासकार का नाम जानना चाहेंगे तो रोमिला थापर जैसे इतिहासकार जो ऐसा बताते हैं कि मौर्य काल बहुत ही केंद्रीकृत रहा होगा। मैंने नाम इसलिए लिया कि हो सकता है आपके प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि केंद्रीयकरण का विचार किस इतिहासकार ने दिया है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। हालांकि इन्होंने अपने बात को फिर से रिवाइज किया और बाद में ये भी इनको एहसास हुआ कि इतने बड़े साम्राज्य में और चूंकि उस समय संचार व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था उतना अच्छा था नहीं, तो केंद्रीकरण तो उतना नहीं रहा होगा। हो सकता है कि राज्य का जो केंद्रीय भाग रहा होगा, जिसे उन्होंने मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र नाम दिया है, उस क्षेत्र में केंद्रीयकरण रहा होगा। लेकिन जो राज्य का परिधीय भाग था यानी बाहरी भाग था, वहाँ पे स्थानीय शासन कहीं ना कहीं रहा होगा, चूँकि उस समय संचार व्यवस्था इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था। हालांकि ये एक डिबेट है, इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमने आपको बता दिया ताकि अगर यूपीएससी या फिर पीसीएस जैसे एग्जाम में इस प्रकार का अगर कहीं पे कथन दिया हो तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा उन्होंने कहा था, ये बात मान के आपको चलना है और उसके आधार पे आपको उत्तर देना है। इस काल में आप देखेंगे कि सिक्कों का तो प्रचलन चल ही रहा था। जो पहले के काल में जो हमें देखने को मिलती है आहत या फिर पंचमार्क जैसे सिक्के, उसी प्रकार के सिक्के इस काल में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कोई विशेष रूप से परिवर्तन देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि सिक्कों के बारे में अगर ज़्यादा परिवर्तन की बात करें तो वो मिलता है हमें जब इंडो ग्रीक शासक भारत में आते हैं उसके बाद से ही। तो यहाँ तक हमने देखा कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, समाज और सोर्स हमारे पास क्या क्या है और हमने इसके आधार पे ही जानकारी को इकट्ठा किया। तो अब हम देखते हैं कि मौर्य काल में सांस्कृतिक रूप से इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की थी और उसे हम एक बार जानने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक रूप से आप बच्चों देखोगे तो सबसे बड़ी तो उपलब्धि हमें अशोक के रूप में मिलती है, जो कि इतनी बड़ी प्रकाष्ठा होते हुए भी युद्ध की नीति का त्याग किया था। इसलिए हम इसे एक विरासत के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि ऐसा आपको पूरे इतिहास के पुस्तक में कोई भी ऐसा शासक देखने को नहीं मिलेगा जिन्होंने अपने शासन के प्रकाष्ठा में युद्ध की नीति का त्याग किया हो। फिर भी कुछ अन्य भी मुद्दे हैं जिसे हम संस्कृति के रूप में जानते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य में हमने तो देख लिया राजनीति कैसा था, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, तो इनकी अन्य कौन सी उपलब्धि रही है जिनके लिए हम मौर्य काल को पढ़ते हैं। हालांकि सबसे बड़ी उपलब्धि हमने तो अशोक के बारे में पढ़ा। दूसरी अगर उपलब्धि की बात करें तो इस समय आप देखेंगे बच्चों कि बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित कुछ स्तूप देखने को मिलेंगे। हालांकि स्तूप का संबंध जैन धर्म से तो नहीं था। इस काल में हमने अभी तक जो देखा राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सबों का तो अध्ययन किया ही। अब हम देखेंगे कि इस काल की और कौन सी उपलब्धि है जिसे हमें जानना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कला और साहित्य के दृष्टिकोण से भी ये काल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि महाजनपद काल में बौद्ध और जैन जैसे धर्म उभर कर आए थे, तो उस समय तो हालांकि उससे रिलेटेड कोई ज़्यादा कार्य नहीं हो पाया था, लेकिन आप इस काल में देखेंगे कि अशोक ने स्तूप, विहार और चैत्य जैसे निर्माण कार्य किया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से स्तूप थे और कौन कौन से चैत्य का हमें उदाहरण मिलता है या फिर चैत्य किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्तूप क्या होता है। स्तूप वो है जब बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई बड़े दार्शनिक या फिर उनके बहुत बड़े संत कोई होते थे,
उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उनके शवाधान के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि जलाने के बाद जो अवशेष बचते थे और उनके ऊपर अगर कोई निर्माण कार्य किया जाता था तो उसे स्तूप नाम दिया गया है। स्तूप की अगर हम आकृति को समझना चाहें तो वो अर्धचंद्राकार होता था। आप देखेंगे कि उसके नीचे में जो होता था उसे हम मेधी कहते थे, या फिर जिसे हम आधार कहते हैं उसे आप बौद्धकालीन साहित्य के अनुसार मेधी कहते हैं। और वो अर्धचंद्राकार के ऊपर एक जो आकृति बना होता था जिसे हम हर्मिका कहते हैं, और हर्मिका के ऊपर एक छत्र जैसी आकृति बनी हुआ करती थी। आप देखेंगे कि स्तूप को बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया जाता था और इनके चारों ओर घूमने के लिए एक परिदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया था। साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि स्तूप का मुख्य जो द्वार होता था उसे तोरण द्वार भी कहा जाता था। अब हम एक बार देख लेते हैं कि विहार क्या होता है। विहार भी आप देखेंगे तो पत्थरों को काटकर उसमें रहने योग्य स्थल बनाया जाता था जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, जिसे हम विहार भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राजगीर वाले जो क्षेत्र हैं गया, वहाँ पे विहारों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई गई है, इसीलिए उसका नाम बिहार भी पड़ गया। और वर्तमान में जो लोग बिहार कहते हैं वो इसका पीछे का रीजन मेनली यही है, चूँकि बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर विहार बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। विहार का अर्थ सीधा सा होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। ठीक, अब हम देखते हैं चैत्य क्या होता है। हालांकि आप देखेंगे कि चैत्य का निर्माण मौर्य काल में नहीं हुआ है, ये मूल रूप से मौर्योत्तरकालीन संरचना मानी जाती है। लेकिन हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि चैत्य होता क्या है। तो चैत्य हम कहते हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूजा स्थल हुआ करता था उसे हम चैत्य कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ अन्य आकृति भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्तंभ लेख। स्तंभ लेख हम उसे कहते हैं जब एक चौड़ी पत्थर से बनी आकृति, साथ ही साथ उसमें पिलर नुमा एक आकृति होती है और उस पे कुछ आकृतियाँ बनी हुई होती हो, तो उसे स्तंभ लेख भी कहा गया है। आप देखेंगे कि स्तंभ लेख के सबसे ऊपरी वाले भाग पर एक चौकीनुमा आकृति देखने को मिलेगी, उस पे उल्टा कमल का फूल बनाया जाता था। ये सब सौंदर्य की दृष्टि से अच्छा लगे इसलिए बनाया जाता होगा, संभवतः ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अब हम देखते हैं कि मौर्य कला में ही इस समय मूर्ति कला का जो विकास हुआ था वो किस प्रकार से था। सारनाथ में जो मूर्ति कला हमें प्राप्त होती है उसमें कुछ जानवरों का भी अंकन हमें मिलता है जिसके बारे में हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि बैल, सिंह, हाथी इत्यादि का हमें अंकन देखने को मिल जाता है। एक बार हमें देख लेना चाहिए कि कौन से जानवर का प्रमाण हमें किन स्थलों से मिला है। जैसे कि सांची का अगर स्तंभ देखेंगे तो वहाँ से सिंह का प्रमाण मिलता है, दूसरी तरफ रामपुरबा जहाँ से बैल का प्रमाण मिलता है, और धौली अभिलेख से हमें हाथी का प्रमाण मिलता है। यानी वहाँ के जो चित्रकला है उसमें इन जानवरों को उस चित्रकला के माध्यम से दिखाया गया है, इसलिए इन जानवरों का नाम लिया, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो सारनाथ कला है उसमें किन जानवरों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, या फिर आपको मिलान करने के लिए ऐसा प्रश्न दे दिया जा सकता है। इस प्रकार हमने संपूर्ण मौर्य काल को समझने का प्रयास किया और ये भी आपको बताया कि हम मौर्य काल को क्यों पढ़ते हैं, और हमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट लगा उसे हम आपको बताने का प्रयास किए। अब हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से हम कुछ प्रश्नों को लेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, चाणक्य का नाम क्या था? ऑप्शन रहा आपका पहला भट्टास्वामी, दूसरा विष्णुगुप्त, तीसरा राजशेखर, चौथा विशाखदत्त। तो हमने आपको बताया था कि चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था, तो इससे हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और हम आराम से आंसर मार सकते हैं विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे
तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा राजा जनक। तो हमने आपको बताया था कि जब घनानंद के साथ इनका विवाद हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने प्रशिक्षण देकर शासक के रूप में स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्न में से किसने सेंडोडोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। आपका ऑप्शन है प्लिनी, दूसरा है जस्टिन, तीसरा एस्ट्रेबो और चौथा ऑप्शन है मेगास्थनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिन। जस्टिन नामक विद्वान ने ही सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को ये भेंट किया था। तो ये हमें बात याद रखना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। तो ये आप देखेंगे कि संपूर्ण मौर्य काल में भाषा जो सबसे फेमस रहा है वो प्राकृत रहा है, और लिपि अगर पूछा जाए तो ब्राह्मी लिपि रहा है। तो एक बार हम ऑप्शन को देख लेते हैं, पहला है पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा प्राकृत और चौथा ब्राह्मी। तो इसमें पूछ रहा है पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है। तो भाषा अगर पूछा जाए तो प्राकृत थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है उसका नाम क्या था। ऑप्शन है नागार्जुन कोंडा, दूसरा अनुराधापुर, तीसरा है ब्रह्मगिरी और चौथा है मास्की। तो ये एक ऐसा स्थल है अनुराधापुर जिससे आपको पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि में अशोक का नाम। ठीक, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो इसका तो सबसे आसान हमने बता रखा है कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप नामक विद्वान जो थे उन्होंने सबसे पहले अशोक नाम का उद्घाटित किया था नाम। अगला प्रश्न हम एक बार देख लेते हैं, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन है पहला 8 वर्ष, दूसरा है 12 वर्ष, फिर है 20 वर्ष और फिर है 13 वर्ष। तो हमने बताया था कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का विजय किया था। अगला प्रश्न है, कलसी प्रसिद्ध है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। कलसी जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है वो अशोक के शिलालेख के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का चर्चा करता है या फिर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें नगर प्रशासन के रूप में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें हमने आपको कुछ अधिकारी की भी चर्चा किया था, जैसे कि युक्त, रज्जुक, ये सब अधिकारी थे जिनका संबंध कहीं ना कहीं कर राजस्व वसूलने से था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी का उल्लेख किन कारणों से जाना जाता है या फिर किन से संबंधित था। तो आपका ऑप्शन है मापतौल, दूसरा है प्रशासन, तीसरा है मार्ग निर्माण और चौथा है राजस्व प्रबंधन। तो एग्रोनोमी जो अधिकारी हुआ करते थे उनका निर्माण मार्ग निर्माण या फिर सड़क निर्माण से हुआ करता था, जबकि एक अन्य अधिकारी का उल्लेख मिलता है जिसे एरिस्टोनोमोई भी कहते हैं, उनका संबंध सामान्य प्रशासन से माना जाता है। इस प्रकार हमने कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास किया जो कि मौर्य काल से संबंधित थे और वो यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आगे हम अगले क्लास में देखेंगे कि मौर्योत्तर काल क्या था और किस प्रकार उसकी समाज और राजनीतिक व्यवस्था थी। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।